चलो जी, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस जो है नागरिक शास्त्र बोलते हैं। नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1 पढ़े, इसका नाम है लोकतंत्र क्यों। अरे लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो अभी लोकतंत्र क्यों हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले समझ लोकतंत्र क्या है। ठीक है, तो देखो प्रश्न अगर एग्जाम में बन के आएगा तो तुम लोग देख के कहानी को कंफ्यूज नहीं हो जाना। जैसे इतनी बड़ी कहानी जिसे हम पढ़ा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान की स्टोरी पढ़ा रहे हैं, चाइना की स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो मैक्सिको की स्टोरी पढ़ा, तो इतना बड़े कहानी को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न देखो कैसे बन के आएगा, प्रश्न ऐसे बन के आएगा कि लोकतंत्र क्या है, तो तुम्हें साधारण परिभाषा बस उपयोग करना है। क्या लिखोगे, बस सिंपल लिखना है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जो जनप्रतिनिधि जो होते हैं वह जनता द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता द्वारा। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। अगर प्रश्न बन के यह आएगा कि क्या यह परिभाषा उपयुक्त है, मतलब एकदम परफेक्ट है लोकतंत्र पार्टी के लिए, तो कहोगे नहीं। क्या कहोगे? नहीं। अब बस इतना ही होता है, बाकी सब चीजें क्या होंगी, जब विशेषता पड़ जाएगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न बन के आता है कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो लोकतंत्र के मुख्य 4 विशेषताएं हम पढ़ेंगे। कितने विशेषता पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। सबसे पहला विशेषता जो हम लोग कल समझ चुके हैं, पहली विशेषता क्या थी कि लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय होता है, किसी भी कोई भी अगर प्रशासन है, कोई भी अगर शासन व्यवस्था है, उसमें अगर कोई अंतिम निर्णय लेना है तो वो कौन लेगी? तो जो जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि रहेंगे वही लेंगे। यह लोकतंत्र की पहली विशेषता है। यह क्या है? लोकतंत्र की पहली विशेषता। तुम्हें पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें से प्रश्न इस तरह से बन के आएगा कि जैसे ऐसे प्रश्न बन के आएगा कि बताइए पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट किसने किया? तो क्या नाम आएगा? जनरल परवेज मुशर्रफ। किस वर्ष किया? तो अक्टूबर 1999 में किया। उसने क्या क्या ऐसे नियम बनाए? तो उसने क्या किए, उसने सभी जनता द्वारा चुने गए लोगों को हटा दिया और उसके जगह पे जो पाकिस्तान के जो आर्मी के जो सेना के जो प्रमुख थे उनको भर दिया। इस तरह से, तो इस तरह से तुम्हें प्रश्नों का उत्तर देना है। पूरा ही नहीं कि पूरा कहानी लगे छापने, तो ये सब पूरा कहानी लोग छापना नहीं होता। बात सुन रही है? अगला हम लोग को पढ़ना, अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? लोकतंत्र की दूसरी क्या है विशेषता है? तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि जो सत्ता में बैठा है, जो सत्ता में बैठे जो नेता है, जो जीत गए हैं, उनके लिए हार जीत का समान अवसर हो। यानी उनके लिए यह भी हो कि भाई तुम जीत भी सकते हो और यह भी हो तुम हार भी सकते हो। इसके रिलेटेड हम जो चाइना कहानी वो समझा चुके थे। वहां पर बस केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो चुनाव तो हर 5 वर्ष बाद हो रहा था, लेकिन क्या दूसरी पार्टी थी? नहीं पार्टी थी। तो चुनाव बस एक ही सरकार जीतेगी, तो क्या उसके लिए हार जीत का समान अवसर है? नहीं है। अर्थात वह देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी, यानी लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगी। यह उदाहरण है। बात सुना? तो उदाहरण से एमसीक्यू क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, प्रश्न बन के बड़े बड़े नहीं आएंगे। बात सुना रही है? आगे समझो, आगे हम समझेंगे मैक्सिको कहानी। देखो की पॉइंट अगर याद रहेगा तुम्हें तो कोई भी स्टोरी बनाने में तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो मैक्सिको में क्या होता है, मैक्सिको 1930 में आजाद होती है। कब आजाद होती है? 1930 में। ठीक, देखो कैसे याद करेंगे। मैक्सिको जो देश है वो 1930 में आजाद होता है, और 1930 यानी 1930 से लेकर 2000 तक वहां पर बस केवल एक ही पार्टी जिसका नाम था PRI। ये नाम तुम ज्यादा याद रखना, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है वो उल्टा है। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, मैक्सिको की पार्टी थी, क्या नाम था इसका? इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। वहां पर हर वर्ष मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद वहां पर चुनाव होते थे, और वहां पर कोई सेना का प्रमुख भी चुनाव नहीं, मतलब सेना का प्रमुख भी तख्ता पलट नहीं किया था। लेकिन फिर भी वहां पर क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से हम मैक्सिको की जो पार्टी, मतलब जो वहां का शासन व्यवस्था है उसको लोकतांत्रिक नहीं करें, तो उसके लिए हम उसको कहानी को समझेंगे। ध्यान समझो। तो मैक्सिको में क्या है, PRI पार्टी 1930 में से लेकर 2000 तक यही बस क्या करती है, इसी की सरकार बनती थी। क्यों सरकार बनती थी? तो ये क्या करता, ध्यान समझो। यहाँ पर हर 6 वर्ष बाद चुनाव होते थे, यहाँ पर कोई सेना का तख्ता पलट भी नहीं हुआ था। यहाँ पर यह जो पार्टी थी PRI पार्टी, यह क्या करती थी, चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे को अपनाती थी। हर, चाहे वो गलत हो या सही हो, हर हथकंडे को अपनाती थी। जैसे वह सबसे पहला क्या काम करती थी कि जो सरकारी ऑफिसर है, कौन है? सरकारी ऑफिसर। देखो इसी तरह की टर्म होते हैं, सरकारी ऑफिसर यानी सरकारी अधिकारी। क्या बोलेंगे? सरकारी अधिकारियों को ऐसा एकदम
उनके लिए एकदम फिक्स रहता था, उनको एकदम फाइनल ऑर्डर रहता था कि अगर कहीं पर पीआरआई पार्टी का कहीं पर अगर क्या चल रहा है, कहीं उनका वो चल रहा है, क्या नाम है, रैली है या बैठक है, तो उनमें सरकारी अधिकारियों का आना तय है, एकदम कंपलसरी है। ठीक, ये पहला समय देखो इसी तरह लिखते हैं बस। तो क्या बताओगे पीआरआई पार्टी कौन कौन से हथकंडे अपनाती थी? तो पहला बताओगे ये क्या करता था कि जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनको उसके रैली में, यानी पीआरआई पार्टी के रैली में आना तय है। पीआरआई का फुल इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, तो उस पार्टी के रैली में आना तय है, उनके बैठक में आना तय है। और ये क्या काम करते थे? जो सरकारी स्कूल के जो टीचर रहते हैं, सरकारी शिक्षक, क्या बोलेंगे? देखो दूसरा सरकारी शिक्षक, सरकारी शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक होते थे वह क्या करते थे, उनको ऐसा ऑर्डर रहता था, ऐसा आदेश रहता था कि उनको बच्चों के पेरेंट्स से बात करके यह कहना रहता था कि आप पीआरआई पार्टी को क्या दीजिए, वोट दीजिए। समझ में आया? पीआरआई पार्टी को क्या दीजिए, वोट दीजिए। यह दो समझ में आया। तीसरा ये लोग क्या काम करते थे? तीसरा ये काम करते थे कि जैसे जो मीडिया थी, जो न्यूज़पेपर थे, उनमें बस केवल पीआरआई पार्टी से रिलेटेड ही सारी गतिविधियां दिखाई जाती थी, उनके ही प्रचार प्रसार किए जाते थे। ठीक, ये क्या रहा तीसरा। चौथा क्या करते थे? चौथा इन लोग क्या काम करते थे? पीआरआई पार्टी जो रहती थी, यह क्या इससे एकदम मतलब अंतिम समय में जैसे चुनाव होने वाला है, तो बूथ वह जगह होता है जहां पर वोटिंग होता है। समझा चुके हम? बूथ वह जगह होता है जहां पर क्या होता है, वोटिंग होता है। तो यह क्या करते थे, हम अंतिम समय में बूथ स्टेशन ही चेंज कर देती थी, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग चुनाव नहीं जीत मतलब वोट नहीं डाल पाते थे, वोट नहीं डाल पाते थे। और तो और यह जो पार्टी थी अपने चुनाव प्रसार में अत्यधिक पैसे का खर्च करती थी। पूरा कहानी समझ में आया? 5 पॉइंट समझाए ना, इसे तो तुम्हें बस समझना होता है। ठीक, तो यह बहुत जरूरी, इसलिए यह पार्टी लगातार क्या होती, सत्ता में थी और इसके लिए हारने का कोई अवसर नहीं थे। अब देखो ध्यान से, तो दोनों कहानी समझे तुम। एक कहानी में चाइना का समझे, तो चाइना में पहले चाइना का समझो। चाइना में केवल एक ही पार्टी थी, उसके लिए हार जीत के समान अवसर नहीं थे। चुनाव करा देने से बस तुम क्या लोकतंत्र थोड़ी ना कराओगे भाई, तुम्हारे लिए कई पॉलिटिकल पार्टियां होनी चाहिए, उसमें सभी को जीतने का समान अवसर होना चाहिए, सभी को हारने का समान अवसर होना चाहिए। तो चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होगा। ये दूसरा फीचर हम लोग को वहां से मिला। मैक्सिको में कई पार्टियां थी, कई पार्टियां हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सभी को समान अवसर नहीं मिल रहा है कि हाँ आप चुनाव लड़ो। समान अवसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिला भाई? वहाँ पे आप कोई अगर पीआरआई के अगेंस्ट कोई पार्टी है, अगर वही कोई क्या कर रही है, अपना रैली कर रही है या जनसभा कर रही है, तो उसको क्या बोलते थे कि यह क्या है, गैर सरकारी काम है। क्या बोलते थे? गैर सरकारी काम को उसको हटा दिया जाता था और मीडिया वाले उसको कवरेज भी नहीं देते थे, मतलब मीडिया वाले इस पर फोकस नहीं करते थे। तो मतलब और सभी पार्टियों को उतना हम लोग को समान अवसर नहीं मिलता था। इसलिए हम लोग दूसरा फीचर क्या समझ में आएगा कि लोकतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों को हार जीत के समान अवसर प्राप्त हो। ठीक, यह दूसरा रहा। तीसरा हम लोग क्या होता है, अभी तीसरा लिख रहे हैं। ये दोनों कहानी समझ में आ गया ना? चलो अब आगे समझो। तो दो फीचर समझ में आ गया एग्जाम्पल से, तो परिवार उदाहरण द्वारा हम समझ लिए। अब अगला हम समझेंगे तीसरा जो विशेषता है। तीसरा क्या कहता है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक, वयस्क का मतलब होता है 18 साल प्लस। 18 साल प्लस तुम लोग भी जब 18 साल प्लस हो जाओगे, तुम लोग भी वयस्क कहलाओगे और तुम लोग को भी क्या होगा, चुनाव का अधिकार मिलेगा, तुम लोग भी जाकर वोट देकर आओगे, उंगली दिखाओगे तुम लोग। ठीक है, तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और तथा हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ध्यान समझो, कहने का क्या मतलब है कि कई अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहाँ पे हर एक 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति है, जो उस देश का नागरिक है, उस देश का क्या है, नागरिक है, जिसे उस देश की नागरिकता का अधिकार मिला है, जो पागल न हो या दिवालिया न हो, जो पागल या दिवालिया न हो, उस व्यक्ति को वहाँ की सरकार क्या करती है, उसको वोटिंग का अधिकार देती है, चुनाव डालने का अधिकार देती है। बात सुना रहा है? ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ देश क्या करते हैं, इस तरह से अधिकार नहीं देते, यानी हर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को चुनाव वोट डालने का अधिकार नहीं देते। जैसे समझो ध्यान से, चुनाव तो रहा है लेकिन 18 साल से ऊपर हर व्यक्तियों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, तो वह पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। बात में एग्जाम्पल उदाहरण में समझते हैं। जैसे सऊदी अरब में 2015 तक, सऊदी अरब में जब भी चुनाव था 2015 तक वहाँ की वयस्क महिलाओं को वोटिंग का अधिकार ही नहीं दिया जाता था। बस कम उम्र की महिलाओं को नहीं, जो वयस्क महिला है, जो 18 प्लस है, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है भाई। वो अगर
है वयस्क है, अगर सही है उस देश के नागरिक, तो उनको वोटिंग का पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब में 2015 तक औरतों को वोटिंग का अधिकार से क्या करता था, वंचित रखा जाता था। अर्थात यह देश क्या कर लोकतांत्रिक की श्रेणी में नहीं आएगा। बात सुना रहा है? तो यह देश मतलब वयस्क को पूरी तरह से नागरिकता का अधिकार मिला है, तो उनको वोटिंग का अधिकार भी मिलना चाहिए, तभी वो देश क्या कहलाएगा, लोकतांत्रिक देश कहलाएगा। बात समझ आ रहा है? तो वहाँ पर क्या हुआ है कि वयस्क महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला, अतः वह क्या करेगा, लोकतांत्रिक देश की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, ये एक उदाहरण। इसके अलावा एस्टोनिया है। एस्टोनिया में जो वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर से होता मतलब चुनाव होता था, तो वहाँ के जो रूसी अल्पसंख्यक का मतलब समझो। देखो अल्प का मतलब होता है आधा, और संख्या मतलब जो संख्या में आधे हो। जैसे कोई भी देश हो, जैसे यहीं पर तुम लोग समझो, तो यहाँ पर महिलाएं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, लड़के कम है लड़कियां ज़्यादा है, तो लड़के क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अल्पसंख्यक। हिंदी में इंग्लिश में से क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। जो ज़्यादा संख्या उससे क्या बोलेंगे, मेजॉरिटी। तो एस्टोनिया में क्या हुआ था, तो वहाँ पर जो रूसी अल्पसंख्यक थे, जो रूसी अल्पसंख्यक समाज थे, उनको नागरिकता मिलने में क्या होता था, मुश्किलें होती थी। क्या होती थी भाई, उनको आसानी से नागरिकता नहीं मिलती थी। हम हर एक देश में, जैसे हम लोग का देश है, तो कोई बाहरी व्यक्ति आके हम लोग के देश में नागरिकता ले सकता है, और वह भी उसे भी वोटिंग का अधिकार मिल सकता है, बशर्ते जो नियम कानून बनाए गए हैं नागरिकता लेने के, उसे वह कंप्लीट करेगा तभी जाके नागरिकता लेगा। जैसे अक्षय कुमार है, कनाडा का रहने वाला है, उसने नागरिकता ली है, अब वो भी वोटिंग कर सकता है। पास में रहा है, उसको भी नागरिकता मिल गया है। ठीक है, तो इसी तरह होता है, मतलब इसी तरह। तो भाई अगर वो एस्टोनिया में जाकर रूसी अल्पसंख्यक रह रहे हैं, तो अगर वह सारे जो भी एक तरह से फीचर बनाए गए, जो भी नियम कानून बनाए गए, उसको अगर रूसी अल्पसंख्यक पूरा कर लेते हैं, तो उनको नागरिकता मिल जानी चाहिए। लेकिन क्या एस्टोनिया के क्या थे, रूसी अल्पसंख्यकों को पूरी तरह से नागरिकता देने में मुश्किलें करते थे। क्या करते थे, मुश्किलें करते थे। और तो उनको नागरिकता मिलने में अगर दिक्कत होगा, तो भाई वोटिंग में नहीं कर पाएंगे। जब तुम्हारे पास आधार कार्ड रहेगा, पहचान पत्र रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, तभी ना वोट कर पाओगे। यही सबसे सारे जो होती है, तो उनको नागरिकता लेने में क्या होती थी, मुश्किलें होती। इसकी वजह से वो क्या करते थे, भाई जब नागरिकता ही नहीं होगा तो वोटिंग का खाक देंगे। तो इस तरह से उनको क्या होते थे, समान अधिकार नहीं मिलते थे। बात समझ रहा है? ठीक, अगला फिजी चुनावी प्रणाली के कुछ ऐसे नियम थे या कुछ ऐसे उनका शासन व्यवस्था था कि वहाँ के भारतीय मूल के जो नागरिक थे, उनके जो वोट का वैल्यू था, वहाँ के जो फिजी नागरिक थे, उनके वोटिंग के वैल्यू से कम था। कहने का मतलब समझो, जैसे मान लेते तुम यहाँ पे रहने वाले हो, तो ये 3 लोग क्या है, भारतीय मूल के नागरिक है, जो वहाँ फिजी में जाके रह रहे हैं, और तुम लोग फिजी मुल्क के नागरिक, मतलब फिजी देश के नागरिक हो। तो इनके एक वोट का वैल्यू जो होगा, तुम्हारे वोट के वैल्यू से कम होगा। ठीक है, अब तुम लोगों को पहचाने कैसे, तो वो अपना नियम बनाए थे कि भाई इनके वोट को अलग, इनके वोट को अलग पहचाने का तरीका है। तो फिजी के नागरिकों के वोट का वैल्यू ज़्यादा, और भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, जो जाके फिजी में बसे हैं, वहाँ नागरिकता ले ली है और वहीं पर रह रहे हैं, वो वोट डालते तो उनका वैल्यू कम। तो यहाँ पर हम लोग को तीसरा फीचर क्या मिल रहा है भाई, कोई भी अगर लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ पे हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए। हर एक वयस्क नागरिक क्या होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए, और हर एक वोट का वैल्यू समान होना चाहिए। जैसे समझो, जैसे अगर कोई अमीर व्यक्ति है और कोई गरीब व्यक्ति है, तो इसका नहीं, अमीर व्यक्ति के वोट का कीमत ज़्यादा होगा और गरीब व्यक्ति के वोट का कीमत कम होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वह एकदम भिखमंगा क्यों ना हो, दोनों को वोट का कीमत क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। बात समझ रहा है? यही लोकतंत्र की क्या है, तीसरा फीचर है। बात समझ में आया? स्टोरी जो हमने देखी उससे भी, और ये तीसरा फीचर भी समझ, कोई दिक्कत इसमें, ये लिख लो। अभी चौथा और लास्ट फीचर है, वो भी हम लोग समझेंगे। इसे हम लोकतंत्र क्या है समझ, पूरा कहानी खत्म हो जाएगा।